हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल एक या दो सवाल आपके एग्जाम में जरूर आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल को सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स तो जरूरी है क्लियर होना, साथ ही साथ सेल को इमेजिन करना भी जरूरी होता है। नाउ व्हाट इज अ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सारा डिटेल हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में और सारे सेल्स को हम लोग एनिमेशंस के थ्रू इमेजिन करना भी सीखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक हमारे रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब में बैटरीज होती हैं। बैटरीज यूज होने पर डिस्चार्ज भी होता है और हम उसे चार्जिंग प्रोसेस में भी लगाते हैं। नाउ व्हाट इज चार्जिंग, व्हाट इज डिस्चार्जिंग, ये सारा डिटेल हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लोअर क्लासेस में आप लोग सुने होंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? वी नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस liberates in electrolysis process of water, but how it happens, why it happens, ये सारा डिटेल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले, electrochemistry is that branch of physical chemistry in which we study the interconversion of chemical energy to electrical energy, electrical energy to chemical energy, interconversion of electrical energy to chemical energy और chemical energy to electrical energy हम लोग पढ़ते हैं। ये इंटरकन्वर्जन जो होता है वो एक डिवाइस में होता है और उस डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही ये इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, आइदर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और अ वोल्टाइक सेल। द सेकंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर सिंपल एग्जांपल, एक टॉर्च का बैटरी है। टॉर्च के बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और हम जानते हैं कि बैटरी का यूज से हमें इलेक्ट्रिकल बल्ब जलता हुआ नजर आता है। जरूर उस रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स chemical energy gets converted into electrical energy in a torch battery and therefore the torch battery is a galvanic cell. Galvanic cell में a spontaneous redox reaction happens. Now what is a redox reaction? Redox reactions are those reactions in which reduction and oxidation takes place. Reduction मतलब gain of electron, oxidation मतलब loss of electron. तो अगर एक लॉस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है तो जरूर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक लॉस किया और दूसरा गेन किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम एक वायर के थ्रू अगर करा दें तो ये पूरा टॉपिक बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए रेडॉक्स का एक प्री रिक्विजिट समझना जरूरी है। खैर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ठीक इसका उल्टा, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स वी विल कैरी आउट अ पर्टिकुलर रिएक्शन। By the help of electrical energy source, the acidified water reaction happens and we get hydrogen gas and oxygen gas in a electrolysis process, जो कि आप लोअर क्लास में सुने होंगे। तो जो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप नहीं निकल रहा था उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद से निकाला जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से। और इलेक्ट्रोलिसिस किसमें कराया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देयरफॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद से हम लोग करा सकते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल में द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखोगे कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। एक कार है, कार के अंदर ऑब्वियसली एक बैटरी होता है। वो बैटरी का काम क्या होता है? पहला काम कार स्टार्ट करना, दूसरा काम कार में जितने भी गैजेट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं, उन सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। आखिर ये कार के बैटरी के अंदर क्या होता है? तो सुने होंगे एसिड होता है और भी सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होता है। So the chemicals are reacting within the cell and it is generating electrical energy. Therefore the bulb of the headlight जल रहा है
और कार स्टार्ट करने में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। बैटरी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस वक्त ये सेल कार के अंदर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। बैटरी का कॉन्टिन्यूअस यूज होते गया, बैटरी अल्टीमेटली डिस्चार्ज हो गया। जब डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, ये बैटरी को ले जाते हैं चार्जिंग प्रोसेस में। 2 नॉब आके लगा दिया गया इसको, ये चार्ज होने लगा, ये चार्ज होने लगा। चार्ज होना मतलब क्या, जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था तो इसके केमिकल्स जो अंदर में थे वो यूज हो गए, घट गए। चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है कि यही केमिकल्स जो घटे थे उसको हम लोग वापस रिकवर करते हैं। तो बाय द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी रिकवर ऑल द केमिकल्स विच वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस। मतलब बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स एक्सटर्नल, the chemical reaction is happening inside and the chemicals are recovered. So the electrical energy is getting converted into chemical energy. तो जो सेल कार के अंदर था वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा था, जब मैं इसको चार्जिंग प्रोसेस में लाया तो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। एनीवे, गैल्वेनिक में केमिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइटिक में द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसका डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। ओके, सम बेसिक टर्म्स। कंडक्टर्स, व्हाट आर कंडक्टर्स? वेरी सिंपल लैंग्वेज में, द कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट टू पास थ्रू, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। बहुत कॉमन एग्जांपल्स है कंडक्टर्स का हमारे पास। ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, आयरन, मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Aqueous solution of acids, bases, salts, they all are conductors. They conduct electricity. Even impure water is also a conductor of electricity. तो ये कुछ examples है जो कि हम लोग real life में देखते आ रहे हैं। Now, conductors are basically of two types. The first type of conductor, it will be called as metallic conductor or electronic conductor. नाम से ही समझ में आ रहा है, electronic मतलब electrons. सेकंड जो कहलाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हम लोग आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। आयनिक शब्द से आ रहा है आयंस। तो ऑब्वियसली मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हम लोग देखेंगे आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इज दिस क्लियर? ओके, मेटालिक कंडक्टर, ये एक टिपिकल सा एग्जांपल हम लिए हैं। ये कॉपर का मेटल है, एक बैटरी रखा हुआ एक्सटर्नल सोर्स। इस कॉपर के मेटल में दिखाया गया है कि कॉपर के एटम्स मौजूद हैं। ये बीच में जो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, और ये डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही इस कॉपर मेटल को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखो शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो दूसरे तरफ होने लगा, और इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इन अ मेटालिक कंडक्टर, flow of electron is responsible for conduction of electricity. The flow of electron happens from one side to the other side whenever the potential difference is applied, whenever the battery is connected. अब एक दो चीज हम लोग एक दो चीज ऑब्जर्व करेंगे। पहला चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। क्या किसी भी प्रकार का मास का ट्रांसफर हुआ? नहीं। तो मेटालिक कंडक्टर में कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी मास एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाता। दूसरा चीज ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ। मतलब नो केमिकल चेंज हैपेंस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या व्हेनेवर द मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो दो बातें, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब हम बोलेंगे कि नो केमिकल चेंज हैपेंस, एंड नो मास ट्रांसफर हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू मेटल। तीसरी बात, किसी भी एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो जो बचता है उसे कहते हैं हम लोग कर्नल्स।
ये कर्नल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाइब्रेट करते हैं और इस वाइब्रेशन के कारण इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में बाधा उत्पन्न होती है और इसी बाधा को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में हमेशा रेजिस्टेंस होगा, मेटालिक कंडक्टर में भी होगा और आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में भी होगा। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट, बट रिमेंबर in a metallic conductor the resistance is present due to the vibrations of these kernels. The more is the vibration, more will be the resistance. Clear? तो मेटालिक कंडक्टर का आप दो तीन बातें ध्यान में रखिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। मेटालिक कंडक्टर में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होता कंडक्शन प्रोसेस में, ना ही कोई मास ट्रांसफर होता है। और मेटालिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द कर्नल्स। एंड व्हाट इज अ कर्नल? व्हेनेवर द वैलेंस शेल इज रिमूव्ड द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड कर्नल। तो ये सारी बातें आपको मेटालिक कंडक्टर में ध्यान में रखना है। अगला जो पार्ट है यह है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हमने यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है बीकर में। इट इज अ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl, ऑब्वियसली मोल्टेन NaCl में Na+ भी होगा आयन और Cl- भी होगा आयन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इसमें दो प्लैटिनम का स्ट्रिप डाला गया जिसे हम लोग बोलेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और इसे हम लोग कनेक्ट कर दिए थ्रू अ स्विच एंड अ बैटरी। जैसे ही स्विच कनेक्ट किया गया हम लोग देख रहे हैं कि Cl- एक तरफ आ गया और Na+ एक तरफ चला गया, मतलब आयन का मूवमेंट हुआ। अनायन एक इलेक्ट्रोड के पास पहुंचा, कटायन एक इलेक्ट्रोड के पास पहुंचा, और इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो हम लोगों ने देखा कि एक आयन के आने के वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई गेन करने के लिए बैठा हुआ भी है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन, डायरेक्टली वी कैन से दैट द Cl-, आखिर ये Cl- इस इलेक्ट्रोड पे क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन आया? अनायन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन आया? कटायन। जैसे ही Cl- आया, Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो तुरंत गया इस तरफ इलेक्ट्रोड में, अभी हम नाम नहीं दे रहे इस इलेक्ट्रोड का, और Na+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस प्रकार क्या हुआ कि सर्किट क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। The flow of ion is completing the circuit. The flow of ion is conducting the electricity. So, in a electrolytic conductor, ions movement are responsible for conduction of electricity. अब इस आयन के मूवमेंट में भी बाधा उत्पन्न होगी ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड, ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये दो मेन रीजन है जिसके कारण इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। आयन के मूवमेंट में अगर रेजिस्टेंस हुआ, इनडायरेक्टली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी रेजिस्टेंस होगा। फिर से हम वो बातें दोहरा रहे हैं। क्या इसमें मास का ट्रांसफर हुआ? बिल्कुल हुआ। सोडियम प्लस आयन एक तरफ गया, Cl- आयन एक तरफ गया। सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम के रूप में डिपॉजिट कर जाएगा, Cl- आकर Cl2 गैस बन जाएगा। ये रिएक्शंस भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एनीवे बेसिक तो समझो कि आयंस का मूवमेंट का मतलब मास का ट्रांसफर। विल देयर बी अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग हियर? डेफिनेटली यस। समथिंग इज देयर टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इट विल रिड्यूस, रेडॉक्स रिएक्शन का रिडक्शन हुआ, और समथिंग इज देयर टू लूज द इलेक्ट्रॉन, उसके साथ ऑक्सीडेशन होगा। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेटली होगा। तो आयनिक कंडक्टर में केमिकल चेंज हैपेंस, मास ट्रांसफर आल्सो हैपेंस। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है। एंड रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अब इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं कि कंक्लूड कर रहा हूं कि मेटालिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इन अ मेटालिक कंडक्टर। चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस, जो कि देखे हम लोग आयनिक कंडक्टर में। सेकेंड पॉइंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज इन अ मेटालिक, but chemical change happens at electrode in a electrolytic conductor. The third point, no transfer of matter takes place in a metallic, but transfer of matter happens in a electrolytic conductor. Na+ और Cl- मूव किया तो मास का मैटर का ट्रांसफर हुआ। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। वाइब्रेशंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा।
Resistance is due to the interionic attractive forces and viscosity of the solution. Okay. The next is the resistance increases with the increase in temperature. Very important कि मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. अरे जब टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो कर्नल्स का वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वाइब्रेशन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा ज्यादा उत्पन्न होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो चल रहा था वो कम हो जाता है. Therefore, the resistance decreases due to the increase of temperature in a electrolytic conductor. Okay. Faraday law of electrolysis is not followed in metallic. Obviously, metallic conductor में electrolysis नहीं हो रहा है. जहां electrolysis होगा वहां Faraday law follow होगा. तो एक electrolyte के solution में या molten electrolyte में electrolysis process होता है जहां पर Faraday law फॉलो होता है. नाउ व्हाट इज फैराडे लॉ, दैट विल कम इन द इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक. तो ये तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और लास्ट में हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि मेटालिक कंडक्टर में सारे मेटल्स आते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स एटसेट्रा विल कम इन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. सो आई होप कि you can now differentiate between metallic conductor and electrolytic conductor. You also know by now the definition of the galvanic cell and electrolytic cell. We will proceed further.